प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस अध्याय में दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। दोनों को समझने की हम कोशिश करेंगे। आपके सामने जो ये चित्र है, ये एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का है, जो कि हमारे देश के संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। और जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाने वाले भीमराव अंबेडकर जी अपने आप में यूनिक और बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। प्रमुख रचनाएं द कास्ट्स इन इंडिया। कास्ट होती जातियाँ, भारत में जातियाँ। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948। हु आर द शूद्राज 1946। बुद्धा एंड हिज धम्मा और धर्मा 1957। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923। द एवोल्यूशन ऑफ, ये देखिए रचनाएं दे रखी हैं। ज़्यादा लेखक परिचय आपको पता है कि नहीं आता है पेपर में, तो आप मुख्य रूप से जन्म याद रखिए 1891 14 अप्रैल मध्य प्रदेश महू। और इसके साथ ही आप याद रखिए इनका स्वर्गवास दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार इस दुनिया में सबको होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात 100% सही कही है बाबा साहेब जी ने। इनके बारे में पढ़ना चाहिए। अच्छे व्यक्ति थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित का मतलब जिनको बहुत पढ़ा गया हो। और देखिए इनके पास डिग्री बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिग्री, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक का मतलब व्याख्याता, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए, बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ता था। इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की
व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना, उन्मूलन होता जड़ से खत्म करना, कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी रहेगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? महात्मा बुद्ध, कबीरदास जी और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, कौन सा है, एनिलिएशन ऑफ कास्ट 1936। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं किस मुख्य भाषण से या किस मुख्य रचना से लिया गया है, तो आप बताएंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कब लिखा गया? 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर। आपसे पूछ ले कि किसने हिंदी रूपांतर किया, तो वो है ललई सिंह यादव। जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी जो प्रासंगिकता है वो और भी अधिक बढ़ गई है। शर्म विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में भी जातिवाद जो है उसके पोषकों की कमी नहीं है। बिंदी आई है ह के ऊपर, ये गलत है। इसके ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा, ये बिना अनुस्वार के आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इस युग में भी इसका मतलब क्या हुआ? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद के जो समर्थक हैं उसके समर्थकों की कमी नहीं है। ये विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। किसके पोषक? जातिवाद के पोषक। कि जातिवाद जो है उसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? जातिवाद का समर्थन करते हैं कि भाई जातिवाद क्यों बढ़िया है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, पहला जो आधार है, प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जो जातिवाद के समर्थक लोग हैं वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि किस कारण से जातिवाद आवश्यक है। यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता एक प्रकार से जो वर्क परफेक्टनेस है, किसी भी काम विशेष में जो निपुणता है के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। भाई कार्यकुशलता तो तभी आएगी इनके हिसाब से जब जाति
भेद होगा, अलग अलग जातियों में लोगों को बांट दिया जाएगा। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का रूप है। यानी कि जो काम है, कार्य है, उन कार्यों के आधार पर ही जातियों को बना दिया गया है, जातियां बना दी गई हैं। भाई जो चमड़े का काम करता है तो चर्मकार हो गया, जिसको चमार बोलते हैं। और इसी प्रकार से कपड़े धोने का काम करता है वो धोबी हो गया, कपड़े सीने का काम करता है वो दर्जी हो गया। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से जो है वो ज़रूरी है, उनके हिसाब से ये है। तो इसके बाद कट किया इसके जो पोषक हैं उनके विचारों को अंबेडकर जी ने क्या कहा कि इस तर्क का संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कि यदि हम श्रम विभाजन के आधार पर जाति विभाजन कर देते हैं, इसके आधार पर यदि हम जाति प्रथा को अपना लेते हैं तो उससे कहते हैं कि श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। कि जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कामगार हैं, उनका भी विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। भाई ठीक है, काम को तो बांट देना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, सब ने जो है अपने इस पेट को भरना है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। तो ठीक है भाई, ये तो बांट देना चाहिए, काम को तो, श्रम को तो बांट देना चाहिए। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कि यहाँ जो है न केवल श्रमिक विभाजन है, न केवल जो है श्रम विभाजन के आधार पर जाति विभाजन है, बल्कि ये जो विभाजन है वो इस प्रकार का है जिसमें एक जाति को जो है उच्च जाति कहा जाता है, दूसरी जाति को निम्न जाति कहा जाता है, और निम्न और उच्च के आधार पर जो है उनमें पक्षपात किया जाता है, उनके साथ जो है दोगला व्यवहार किया जाता है। और वो व्यवहार जो है बिल्कुल गलत है। बात बिल्कुल सही कही है अंबेडकर जी ने। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य के इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है, यदि हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही रूप मान लें। भाई आज मान लिया कोई व्यक्ति जो है धोबी है, तो उसका लड़का भी धोबी ही होगा उस समय के विभाजन के आधार पर। यानी कि जो परिवार में चल पड़ा काम, उस पारिवारिक काम को ही सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा नियम था। आज चेंज कोई भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अब धोबी का बच्चा धोबी ही बनेगा, नाई का बच्चा नाई ही बनेगा, चर्मकार का बच्चा वो चर्मकार ही बनेगा। यदि रुचि नहीं है तो वो ना बने, वो अपना काम चेंज कर ले। अभी हमने देखा है कि बहुत से चर्मकार जो हैं वो नाई का काम करते हैं, बहुत से नाई जो हैं वो हलवाई का काम करते हैं, बहुत से हलवाई जो हैं मीन्स जो भी तेली कास्ट है जैसे, उन्होंने अपना काम बदल लिया, बिजनेस बदल लिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले मजबूर होकर के, मजबूरी वश जो है, ज़बरदस्ती जो है उस काम को ही स्वीकार करना पड़ता था, जो भी काम उसके बाप दादा करते आए थे। तो ये गलत था कि उसकी बिना रुचि के ही उसको काम अपनाना पड़ता था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की अक्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही
मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये भारत देश में होता है। अब मैं होता है की बजाय होता था कहूँगा तो शायद बेहतर है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है। अब लगभग सबको अनुमति मिलती है, कोई भी अपना काम, कोई भी अपना पेशा, कोई भी अपना पैतृक पेशा, अपना जो पारिवारिक काम धंधा है उसको चेंज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। धोबी का बच्चा धोबी, टेलर का बच्चा टेलर, ठीक है, नाई का बच्चा नाई, धानक का बच्चा धानक का जो काम करता है वो, चर्मकार का बच्चा चमार का बच्चा चमार का काम, जाट का बच्चा जाट का काम, खेती का काम करने वाला खेती का काम ही करेगा, पंडिताई का काम करने वाला पंडिताई का काम ही करेगा, चाहे उसमें रुचि हो चाहे ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे ख्याल से ये था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी चेंज कर सकता है, जिसमें जिसकी रुचि है वैसा ही कोई अपना कार्य अपना सकता है। अंबेडकर जी का ये प्रयास वास्तव में सराहनीय था। उनकी बात से आपको भी सहमत होना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त, अनसुटेबल या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही उसे भूखा मरना पड़े बेचारे को, उसका काम धंधा चले चाहे ना चले, भले ही भूखा मरना पड़ जाए, पर उसको वो बांध देती है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? अरे भाई, रुचि है नहीं काम में, एक बात, या फिर रुचि है तो काम का जो है उसमें वो मार्केट नहीं है, उसको जो है कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम चलेगा? वो तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। तो ऐसा नियम था, भले ही निपुण है, मान लिया कोई व्यक्ति नाई के काम में और है वो धोबी, तो उसको नाई का काम करने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो बनी हुई थी कह देंगे हम। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्वलेख ही इसका आधार है, अर्थात भाई जो किस्मत में लिख दिया वो लिख दिया। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी व उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, अरुचि जिसमें रुचि ना हो, केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही बात है। जब रुचि ही नहीं है तो भाई ऐसे ही जो है निराश मन से काम करेगा व्यक्ति। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं की जा सकती कुशलता प्राप्त। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। तो जाति प्रथा बिल्कुल गलत है। अगले वीडियो में आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उसकी हम बात करेंगे। तब तक इसको समझने की कोशिश कीजिए।